इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बैंक रोड के इक्वेशन देख चुके हैं। फ्रिक्शन काउंट किया था हम लोगों ने, मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वेशन देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक ले रहे हैं। उसके पहले जो समझा रहा हूं वो देख लो एक बार, फिर हम आगे के टॉपिक की हेडिंग डालेंगे। अनबैंक्ड रोड के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन क्या लाया था हम लोगों ने? ये है व्हीकल, पीछे से देख रहे हैं, इससे दो ही व्हील्स दिखाते हम लोग। ठीक है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आया था v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, r इज द रेडियस एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इक्वेशन आया था। डायग्राम कंप्लीट है, खाली इक्वेशन बता रहा। फिर बैंक रोड के लिए हमने वो इक्वेशन निकाला था। यहाँ पे हम फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे, फिर से बिना फ्रिक्शन वाला इक्वेशन लिख रहे। ये है एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। ठीक है, ये हमारा व्हीकल टेकिंग लेफ्ट टर्न, और इक्वेशन आया था हम लोग का v इज इक्वल्स टू अंडर रूट r g tan। ठीक है, तो यहाँ क्या था, सेफ्टी थोड़ी कम थी कि अगर फ्रिक्शन कम ज्यादा हुआ तो व्हीकल में स्पीड ऑफ द रोड। फिर हमने बोला कि हम रोड को बैंक कर सकते, अगर फ्रिक्शन नहीं भी हुआ तो भी हम टर्न ले पाएंगे। ये वाला लॉजिक यहाँ पे समझाया था। अब इसके बाद हम लोगों ने लिया था डेथ वेल। ये ऐसे मौत का कुआं। ठीक है, डेथ वेल का इक्वेशन क्या आया था? ये हमारी कार समझो, और इसका इक्वेशन आया था, याद है क्या? v is equals to under root rg upon mu s। ये आया था इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ रोड स्ट्रेट था, यहाँ हमने रोड को बैंक किया है। ये हमारा रोड के लिए हो गया। अब डेथ वेल में भी क्या होगा, ये रोड या ये वॉल वर्टिकल है तो सेफ्टी थोड़ी कम रहेगी। अगर फ्रिक्शन कम ज्यादा हुआ, जैसे फ्रिक्शन ये था अपवर्ड डायरेक्शन में जो इसको नीचे स्लाइड करने से रोक रहा था, अगर फ्रिक्शन कम ज्यादा हुआ तो ये जो व्हीकल है वो नीचे स्लाइड हो जाएगा। इसीलिए हम इस रोड को भी बैंक या इस वॉल को भी बैंक कर सकते हैं, और हम ऐसा बनाएंगे मौत का कुआं। आप लोगों ने अगर मौत का कुआं मेले में देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम यहाँ खड़े रहते और नीचे यहाँ गेट रहता, गेट से वो अंदर आते, फिर गेट बंद कर देते। और याद रखो, ये ऐसे वॉल बेंड रहते, ऐसे स्ट्रेट नहीं रहते मौत के कुएं में, ऐसे रखते हो कोनिकल फनेल जैसे, क्योंकि उन्होंने रोड को बैंक किया। पहले वो रोड स्ट्रेट था, अब उन्होंने थोड़ा स्लैंटिंग बना दिया है। अब उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ ऐसे मूव होगी। तो इक्वेशन हम निकालेंगे उसका, जैसे हमने सिर्फ लॉजिक समझा रहा कि जैसे ये रोड था स्ट्रेट, यहाँ सब कुछ काय पे डिपेंड कर रहा था, फ्रिक्शन पे। अगर फ्रिक्शन थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो ये व्हीकल हो जाएगा स्किड ऑफ द रोड, इसीलिए हमने रोड को बैंक किया था। अब वहां पे हमने बोला था कि फ्रिक्शन अगर थोड़ा कम ज्यादा भी हुआ और नहीं भी हुआ तो भी हम वेलोसिटी ये अगर रखेंगे तो हम सेफली टर्न ले पाएंगे। उसी तरह यहाँ पे डेथ वेल में या वेल ऑफ डेथ, उसमें हमने देखा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रहा है यहाँ पे वर्टिकल इसमें। ठीक है, तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर फ्रिक्शन कम ज्यादा हो गया तो ये स्किड हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उसी तरह अब हम रोड को बैंक कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसका इक्वेशन निकालेंगे तो देखो, म्यू की जगह यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा। दिख रहा ना, आरजी में से ये म्यू की जगह tan थीटा, तो यहाँ पे भी म्यू की जगह tan थीटा आएगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा कोनिकल फनेल का rg अपॉन tan थीटा, ऐसा इक्वेशन आएगा। तो ये जो हमने लिया है ये ऊपर वाला रोड का लॉजिक था, वैसे ही लॉजिक हमने नीचे वेल ऑफ डेथ में लगाया है। तो अगर आप मेले में गए होंगे तो वहां वर्टिकल मौत का कुआं नहीं बनाते, उसको ऐसे रखने की जगह ऐसा थोड़ा स्लांट कर देते, यानी जैसे रोड में था हॉरिजॉन्टल था तो हमने रोड को क्या कर दिया, बैंक। इसी तरह ये वर्टिकल है तो हमने रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया है, जिसकी वजह से सेफ्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब अगर मान लो जैसे हमने यहाँ बोला कि फ्रिक्शन नहीं भी है तो आप इस स्पीड से अगर मूव हो रहे हैं तो आप वहां पे सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे फ्रिक्शन जरूरी है वर्टिकल वॉल में, अगर आप स्लैंटिंग रखेंगे ऐसे
कोनिकल फनेल जैसे, तो फ्रिक्शन थोड़ा कम ज्यादा भी हुआ तो आप वहां पे टर्न ले पाएंगे, या फ्रिक्शन नहीं भी हुआ तो भी टर्न ले पाएंगे। तो अभी हम यहाँ फ्रिक्शन काउंट करने वाले नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग केस में यहाँ काउंट नहीं किया था। तो आया था आरजी टेन थीटा, तो म्यू की जगह टेन थीटा आ गया था, तो यहाँ पे भी म्यू की जगह टेन थीटा आएगा। यही आंसर हमारा आना चाहिए। देखते हम कैसे आएंगे। लॉजिक समझ में आया? हॉरिजॉन्टल रोड था, ऐसे बैंक किया, वर्टिकल वॉल है, ऐसे बैंक किया, ताकि सेफ्टी क्या हो जाए, इंक्रीज। वर्टिकल वॉल में सब कुछ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, बट जब हम स्लांट करेंगे तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन काउंट नहीं भी करेंगे तो भी एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर आप घूम रहे हैं तो आप टर्न कंप्लीट कर पाएंगे डेथ वेल में। तो इसको हम कोनिकल फनेल बोलेंगे, डेथ वेल बोलने से अच्छा कोनिकल फनेल बोलेंगे। देखो, तो वर्टिकल की जगह फिर से सुनना, हॉरिजॉन्टल रोड था, हमने स्लांट कर दिया, बैंक कर दिया रोड को। वर्टिकल वॉल से हमने ऐसे स्लांट कर दिया। अब कोनिकल फनेल जैसा शेप बनाया हम लोगों ने। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। तो हमारी अब हेडिंग आएगी, तो ये हटा देते हैं। अब लेंगे हम इक्वेशन ऑफ अ व्हीकल, या और लिखेंगे इन कोनिकल फनेल। ठीक है ना? तो इससे ये बनाया था, अब इससे ये कर। तो यहाँ सेफ्टी कम थी, बैंक किया तो सेफ्टी बढ़ गई, फ्रिक्शन नहीं भी था तो भी स्पीड से घूमेंगे तो आप बराबर टर्न ले पाएंगे। यहाँ सेफ्टी कम है, अब इसके लिए हम ये करेंगे, रोड को बैंक या वॉल्स को बैंक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सच दैट फ्रिक्शन नहीं भी है तो भी आप इतनी स्पीड से अगर घूम रहे हैं तो वहां आप टर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकाल रहे हैं हम फॉर अ व्हीकल मूविंग इन अ कौन सी फनेल, कोनिकल फनेल। यस, ये इक्वेशन लाएंगे हम। जैसे याद रखो, यहाँ म्यूएस की जगह क्या आ गया, tan थीटा, वैसे यहाँ पे भी म्यूएस की जगह क्या आएगा, tan थीटा। तो अब ये इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो ये लॉजिक था, ये लिखना नहीं है, अब ये इक्वेशन पर से हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो ये लॉजिक याद रखो, क्या लिया है हम लोगों ने, बैंकिंग कैसे कर रहे हैं। तो अब इसमें भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अच्छे से देखना। ठीक है, तो कोनिकल फनेल बोला तो हम लोग फनेल जैसे ही बनाएंगे एग्जैक्ट, और वो मौत का कुआं उसमें एप्लीकेशन है वो। तो वो मौत का कुआं वर्टिकल बनाने की जगह वो ऐसे थोड़ा स्लांटिंग बनाते हैं। यहाँ पे उनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती, गेट से अंदर आके बैठे और फिर वो रोटेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी अरेंजमेंट बनाते वो लोग, यहाँ उनका गेट रहता वो अंदर आ सकते, यहाँ सीढ़ियाँ लगाई रहती, हम यहाँ चढ़ के यहाँ खड़े हो सकते, अब वो यहाँ गाड़ी रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो कोनिकल फनेल जैसी अरेंजमेंट ही बनाते वो लोग सेफ्टी बढ़ाने के लिए, कि अगर फ्रिक्शन नहीं भी हुआ तो भी आप टर्न ले सकते वहां पे सेफ्टी। यहाँ पे देखो डायग्राम ध्यान से देखो। सपोज ये है कोनिकल फनेल और यहाँ वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यहाँ ये बॉडी है, ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। कोनिकल फनेल में यहाँ पे बॉडी परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन। ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, फिर से फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स पे ध्यान दो। दो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, एक वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहेगा। ये है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सरफेस ऐसा है, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये कंपोनेंट और एक इधर। रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल। मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ ये एंगल थीटा ले, ये एंगल थीटा ले। तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो, पहले जब हमने डेथ वेल निकाली थी तो नॉर्मल यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे निकाला, ये नॉर्मल था हमारा। अब वो प्लेन को हमने ऐसे कर दिया स्लैंटिंग, तो अब नॉर्मल हम ऐसे निकाल रहे हैं, तो ये एंगल चेंज होगा जितना हमने यहाँ से यहाँ चेंज किया, तो ये एंगल हमारा थीटा रहेगा। ठीक है,
चेंज किया यहाँ पे उतने एंगल से नॉर्मल भी चेंज हुआ है। पहले नॉर्मल ऐसा था वर्टिकल के लिए, जितने एंगल से हमने उसको स्लांट किया है उतने एंगल से नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो ये एंगल थीटा रहेगा। देख लो एक बार फिर से, ये यहाँ पे है, जितने एंगल से ये स्लांट करेंगे उतने एंगल से नॉर्मल भी चेंज हुआ है। पहले नॉर्मल ऐसा था, अब ऐसा है नॉर्मल, तो ये एंगल थीटा बना। ठीक है, तो दो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल है, यहाँ थोड़ा सा मिटा है हम लोग, यहाँ n cos थीटा और ये n sin थीटा। देखो ध्यान से, तो कौन सा थीटा लेना है वो समझना बराबर। तो डायग्राम बन गई, तो हम लिख सकें आगे। डायग्राम कंप्लीट हो गई है, लिखते आगे। और r इज द रेडियस, हम डाल देंगे यहाँ पे, ये या ये समझो यहाँ पे ये रेडियस है, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। जाओ क्या लिखेंगे, m इज द मास ऑफ द बॉडी, जो सर्कुलर मोशन वहां पे वर्टिकल फ्लोरिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। दो फोर्स है, फर्स्ट फोर्स है वेट mg, ठीक है, दूसरा फोर्स है n नॉर्मल रिएक्शन। Normal reaction is resolved in two components. First is n sin theta, second is n cos theta. n sin theta is vertical component और ये है horizontal component। डायग्राम देखो, ये vertical, ये horizontal। फिर से देखना, ये वॉल स्ट्रेट थी पहले, तो नॉर्मल हम लोग ऐसे निकाल रहे थे, अब हमने वॉल को ऐसे कर दिया तो नॉर्मल हम ऐसे निकाल रहे हैं। तो पहले नॉर्मल यहाँ था, अब नॉर्मल यहाँ, तो ये जितने से एंगल स्लांट करेंगे उतना ही एंगल यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा थीटा कौन सा लिखना है। ये ऐसा था कि जितने से आप स्लांट करेंगे उतने से नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो वो एंगल थीटा लिया है हमने। लर्न करने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर हम डायग्राम देखेंगे तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कौन है, n cos थीटा। सो n cos थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखो, ये है हमारा सेंटर, उसकी तरफ डायरेक्टेड कौन है, n cos थीटा। इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हम फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल वॉल में हमने फ्रिक्शन काउंट किया था, यहाँ हम बिना फ्रिक्शन के काउंट कर रहे हैं। और n sin थीटा, इट इज बैलेंसिंग द वेट mg। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इतना नोट डाउन करो भाई। अब डायग्राम ड्रॉ कर लो, या बुक में है तो डायग्राम में मिटा देता, इसके आगे का डेरिवेशन आगे का वीडियो पर। तो याद रखना, पहले वॉल्स वर्टिकल थे, हमने उसको बैंड किया है, तो सेफ्टी बढ़ गई। तो पहले सब कुछ फ्रिक्शन पे डिपेंड था जब वॉल्स वर्टिकल थे, अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि मान लो फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो भी आप टर्न ले पाएंगे सेफली। और फ्रिक्शन रहा तो डेफिनेटली अच्छे से ही सेफ रहेंगे आप लोग। देखते या ये लिखा हुआ बिटा देता, डायग्राम में रहने देते। तो ये लिखा है हमने, मास ऑफ द बॉडी, r इज द रेडियस भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उस बॉडी पे, ये है हमारी बॉडी, ये ठीक है, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट, n sin थीटा, n cos थीटा। n cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, n sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। डायग्राम देखो, n cos थीटा कहां डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और n sin थीटा के अपोजिट में क्या है, वेट, तो हमने लिखा है n sin थीटा इज इक्वल टू वेट mg। इतना नोट करो, फिर वो लिखा हुआ मिटा है, मेरा नोट्स में देख लो। ये मिटा है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 है n sin थीटा अपॉन में n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और अपॉन में लिखना है इसके ये, तो मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे तो हम लोग रिवर्स करके लिख रहे हैं, ध्यान देना, r अपॉन एम वी स्क्वायर। अपॉन में लिखना था, यहां लिखना चाहिए था ऐसा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हमने रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन में यहां लिख दिया है, चलता हुआ। या फिर आप पहले अपॉन में लिखना फिर रिवर्स करना, वो भी चलेगा, डायरेक्ट ये तो भी चलेगा। ये अपॉन ये अपॉन ये, तो हमने उसको रिवर्स करके लिखा है क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया उसको। जैसे ये था 5 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 का में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 5 into 2, तो डायरेक्ट हमने 1/2 को रिवर्स करके 2 लिख देना तो भी चलेगा, बस वही यहाँ है, ठीक है। सो n n कैंसल, sin अपॉन cos tan थीटा इट इज इक्वल्स टू m और m कैंसल, rg अपॉन v स्क्वायर, ये हटा देगा। बेटा डेरिवेशन चाहे छोटा हो तो ये छोटा ही है, डायग्राम बनाना और एक बार डेरिवेशन लिख के देखना। जब आप लोग लिख के देखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सी स्टेप में अटक रहे हैं, वो एक बार क्लियर हो गया तो एग्जाम में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या तो ये डेरिवेशन आया तो 2 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा लेंथी नहीं है, तो 2 मार्क के लिए डेरिवेशन आ सकता है। v स्क्वायर इधर इट इज rg अपॉन tan थीटा, इट इंप्लाइज, फाइनल आंसर है v इज इक्वल्स टू, रूट में ले रहे अंडर रूट rg अपॉन tan थीटा, जो बताया था देखो वही आया है, ठीक है। तो यहाँ अपॉन में म्यू एस था वर्टिकल में, उसकी जगह यहाँ आ गया tan थीटा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हीकल इन अ कोनिकल फनेल। कोनिकल फनेल क्यों लिए वो बता ही दिया है लॉजिक, कि हमने रोड को जैसे बैंक किया था वैसे यहाँ पे वर्टिकल वॉल्स को भी हमने बैंक करके हॉरिजॉन्टल बनाया ताकि सेफ्टी रहे। अभी हमने फ्रिक्शन काउंट नहीं किया है, फिर भी अगर हम इतनी स्पीड से घूमेंगे तो फिर हम सेफ रहेंगे, नीचे स्लाइड नहीं होंगे। तो इसके बाद है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम हम लोगों का 11th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है, पर अभी भी है तो मैं पूरा डिटेल में लूंगा, अच्छे से समझो, और फिर भी आप चाहे तो 11th के वीडियोस में भी देख सकते हो, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, ये बता दे। अब हम चलेंगे कोनिकल पेंडुलम। तो अब देखो ये बता रहे, अब हम लेंगे कोनिकल पेंडुलम, 11th में हो चुका है, पूरा इक्वेशन डिराइव करना है उसमें, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोनिकल पेंडुलम वाला बहुत बार आया हुआ है, तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कोनिकल पेंडुलम। ये चैप्टर अच्छे से देखना है ना, ये चैप्टर के इक्वेशन सर्कुलर मोशन के और भी जगह काम आएंगे, कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ऑसिलेशन जो आएगा उसमें भी हम सर्कुलर मोशन के साथ उसको रिलेट करने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले बताया ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेट बोर्ड का, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को देखना है अच्छे से, बोर्ड वालों को भी और कॉम्पिटिटिव वालों को भी। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो लिखाने हैं वो बाद में लिखेंगे, अभी हम पूरी थ्योरी देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन जो डिराइव कर रहे हैं हम लोग वो फिर हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। देखो कोनिकल पेंडुलम कैसे रहेगा, हमारा जो सिंपल पेंडुलम रहता वो हम ऐसा बॉब है, ये मेटल स्फीयर, इट इज नोन एज बॉब सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग। इसको हम उसकी जगह से डिस्प्लेस करेंगे, जैसे झूला है समझो हमारा, यहां तक लाएंगे और छोड़ देंगे, स्विंग, ठीक है, झूला या स्विंग, तो ये अपनी जगह पे ऐसे ऑसिलेट होगा टू एंड फ्रो, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। दिस इज सिंपल पेंडुलम, जहां ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो ऐसे मूव हो रहा। कोनिकल पेंडुलम में और ये पेंडुलम में क्या फर्क है, ध्यान देना, यही पेंडुलम हम यूज करेंगे, सेम धागा सेम बॉब वही लेंगे, बट अब हम क्या करेंगे, इस बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्कल में गोल घुमाएंगे,
यानी फिर वो शेप कुछ तो भी ऐसा दिखेगा धागे का, ये देखो ये ऐसा शेप रिजेंबल करेगा। ये यहाँ पे हमने रिजिड सपोर्ट को धागा टाइप किया हुआ है, और ये जो बॉब है यहाँ से हमने इसको कौन सा मोशन दिया है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। इसी बॉब को हमको सर्कल में घुमाना है हॉरिजॉन्टली ऐसे, देन दैट शेप ऑफ द कोन, या फिर हम बोल सकते हैं द पेंडुलम रिजेंबल द शेप लाइक दैट ऑफ अ कोन, इसीलिए उसका नाम पड़ गया कोनिकल पेंडुलम। ध्यान दो, ये देखो सपोज ये इतना हैवी तो है नहीं पर फिर भी है, देखो ये है बॉब और ये है स्ट्रिंग, ऐसे लेके गए और ऐसे छोड़ दिए, ऐसे ऑसिलेट हो रहा, तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम। बट हम ऐसे घुमा रहे हैं उसको गोल, देखो ये गोल घूम रहा, ठीक है, तो ये शेप रिजेंबल होगा लाइक दैट ऑफ अ कोन, तो इस पेंडुलम को हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। ध्यान दो, समझ में आ रहा नहीं? तो पहले हम ऐसे ऑसिलेट करा रहे थे इसको, तो अब हम इसको सर्कल में गोल घुमाने वाले ऐसे थे। तो दिस शेप विल रिजेंबल लाइक दैट ऑफ अ कोन, इसीलिए उस पेंडुलम को नाम दिया है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, एग्जैक्ट सेम ऐसा का ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बॉब है, ये रहा हमने यहाँ बना दिया, और ये लेंथ है धागे की, तो धागा देखो कहाँ से कहाँ तक लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है लेंथ। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लिखेंगे लेंथ। ठीक है, यहाँ से हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हाइट h। कोन की हाइट, हम जब ऐसे कोन बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हाइट, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, उसको हमने लेंथ लिखा है, वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है ये, यहाँ से यहाँ, ये बॉब है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है ऐसे। ठीक है, इतना देख लो पहले। तो सिंपल पेंडुलम ये है, तो याद रखो हेवी मेटल स्फीयर सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग, वो सिंपल पेंडुलम है। The heavy metal sphere is known as bob. If that bob is rotated in horizontal circle, the shape it resemble is like that of a cone. इसीलिए हम उसको बोलते हैं conical pendulum. Hence it is known as conical pendulum. ये simple pendulum का भी derivation है, बाद में देखेंगे, oscillation chapter में आएगा। ये simple pendulum हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हमारे conical pendulum पे। बॉब पे फोर्स कौन से एक्ट होंगे वो देखते हैं। फर्स्ट फोर्स है वेट mg। तो अगर मैं सिंपल पेंडुलम को स्टेशनरी रखूं ऐसे, तो ये बॉब पे वेट mg और ये बॉब नीचे खींच रहे धागे को, तो धागे में क्या डेवलप होगा, टेंशन। तो यहाँ है वो इक्वल एंड अपोजिट, पर यहाँ देखते कैसा है, ये है वेट mg। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और धागे में रहेगा टेंशन T। ये है टेंशन T। तो अब टाइम पीरियड भी हम T से डिनोट करेंगे, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए टेंशन को हम लोग डिनोट करेंगे T डैश से। तो ये थोड़ा सा फर्क याद रखना, क्योंकि हम टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालने वाले हैं, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से ही डिनोट करते हैं, टेंशन को भी T से ही डिनोट करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हमने इसको T डैश से डिनोट किया है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। सेकेंड फोर्स है tension in the string, it is denoted by T dash। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये हटा देते हैं। अब टेंशन जो है वो वेट के अपोजिट में नहीं है, तो हम ध्यान दो, टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। देखो रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल, एक ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सपोज ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो हम ये या ये कौन सा थीटा लेंगे, तो याद रखो ये थीटा है, तो ये थीटा लेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं एंगल जब बता रहा हूं तो ध्यान रखना हम कैसे निकाल रहे हो, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल है, ये देखो ये एक लाइन और एक लाइन पैरेलल, ये बीच वाली लाइन अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हम लोग ऐसे लेते हैं, एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन, अब ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो कंपोनेंट आएगा ये T है, तो ये आएगा T डैश cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा T डैश sin थीटा। डायग्राम ही मैंने डायग्राम बन गई तो सब समझ में आ जाएगा। तो टेंशन इज T डैश, इट इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स,
एक कंपोनेंट है टी डैश कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट है टी डैश साइन थीटा। टी डैश कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। और टी डैश साइन थीटा इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो टेंशन को यहाँ टी डैश से डिनोट किया है, ध्यान रखना, क्योंकि टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करेंगे। तो इतना एक बार आप लिख लो, फिर हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। डायग्राम लर्न नहीं करना है, ठीक है। तो टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग, याद रखना, टेंशन टी डैश इट इज अलोंग द स्ट्रिंग। और वेट हमेशा डाउनवर्ड, अब एक दूसरे के अपोज में नहीं है, इसीलिए टेंशन को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। और देखना, ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक। तो ये कंपोनेंट यहाँ लिखा है हमने टी डैश साइन थीटा। तो कंपोनेंट लाल से ड्रॉ किया है तो लाल से लिखा है, और ये रेडियस है, यहाँ पे भी बना सकते हैं, चलो यही बना। तो ये है रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन यहाँ से। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है एल, और टेंशन टी डैश से डिनोट क्यों कर रहे हैं, याद रखो, क्योंकि हम टाइम पीरियड का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो टेंशन को भी अगर टी से डिनोट करेंगे तो टाइम पीरियड और उसमें मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए। तो ट्रायंगल को नाम दे देते इसको ए, इस पॉइंट को दे देते बी, और इस पॉइंट को सी। AC is equals to L is equals to length of the string, and theta is the angle with the vertical. ये हम मिटाने वाला हूं, और फिर हम डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे। इतना नोट डाउन कर लो पहले। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम एक बार बन गई तो फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं है वहां। तो अब आगे लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ लिखा है, लिखना है, फिर आगे डेरिवेशन क्या है वो बताना, स्टेप्स। तो 3 मार्क के लिए आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो डायग्राम निकाल के फिर डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। याद रखो, डायग्राम को हाफ मार्क, एक्सप्लेनेशन जो हमने ये लिखा है कि कौन क्या है, कैसे ले रहे, सर्कुलर मोशन में है, वो सब लिखने को हाफ मार्क, यानी ऐसे 1 मार्क। अब जो डेरिवेशन लिखना शुरू करेंगे उसको 2 मार्क, वैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। डायग्राम बनाना भूल गए तो हाफ मार्क गया समझो। और एक्सप्लेनेशन भी, फिर अगर डायग्राम नहीं है तो फिर एक्सप्लेनेशन कहां से लिखा, तो मे भी शायद एक्सप्लेनेशन का भी हाफ मार्क चला जाए ना। तो ये आया हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिराइव कर रहे हैं। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, डायग्राम पर से देखो, टी डैश साइन थीटा, टी डैश साइन थीटा, it is directed towards the center। ये देखो, it is directed towards the center, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा, तो there will be necessary centripetal force directed towards the center। तो डायरेक्टेड, अभी ये है फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स ही है, तो ये फोर्स का कंपोनेंट हुआ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, यानी यही प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ एक लाइन लिखना, टी डैश साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सॉरी सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, सॉरी सेंटर ऑफ द अर्थ बोल दिया, वेट mg डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ बताया था। तो ये याद रखना वापस से, टी डैश साइन थीटा फोर्स है which is directed towards the center of the circular motion, it will provide necessary centripetal force। so centripetal force के 3 इक्वेशन है, पर अभी फिलहाल हम लोग ये वाला ले रहे हैं क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का अगर ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ये चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा निकाल लेंगे तो टाइम पीरियड मिल जाएंगे।
तो याद रखो, डायग्राम में देखो, t dash sin theta is directed towards the center of the circular motion, so it will provide necessary centripetal force. तो ये centripetal force का इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं फिलहाल. सेकेंड, t dash cos theta, it is equals to, इसको बैलेंस करो डायग्राम में देखो, वेट mg, दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, t dash sin theta upon t dash cos theta, it is equals to m r omega square upon mg. ठीक है, अब देखो, जनरली हम क्या करते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग tan थीटा लिख लेते हैं, पर यहाँ इस वाले केस में हम ऐसा नहीं करने वाले. t डैश कैंसिल हो चुका है. sin थीटा डायग्राम में देखो क्या आएगा, sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब ट्रायंगल लगे थे, कहां बना रहे थे फिर से, ये है एंगल हमारा थीटा, ये है h, ये है l, लेंथ l है और ये रेडियस r है. तो sin थीटा की वैल्यू डालो, sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ आएगा r अपॉन l डिवाइडेड बाय cos थीटा, वैसे ही रखेंगे. इट इज इक्वल्स टू, इधर m कैंसल, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g. समझ के करना. तो मैं ट्रायंगल हटा रहा बेटा वापस से उसको. तो देखो, इसको सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, r अपॉन l cos थीटा, l अपॉन में नहीं है ये, ठीक है, l cos थीटा, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, r और r कैंसिल, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इधर आ गया अपॉन l cos थीटा. एक स्टेप में था रहा, इसको स्क्वायर हटा दो और इनको डाल दो रूट में. तो ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी का आंसर, g अपॉन l cos थीटा. फिर हम टाइम पीरियड का इक्वेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे अभी, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. सो वी कैन राइट फाइनल आंसर. एक स्टेप डाल देते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो अपॉन में आएगा अंडर रूट g अपॉन l cos थीटा. सो फाइनल आंसर इट इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा g अपॉन में, तो 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा और अपॉन में g. तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर. दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तो डायग्राम पर से ही इजीली डिराइव हो जाता है, लर्न करने की जरूरत नहीं है. इसलिए बोल रहा कि एक बार अगर आप लोगों ने लिख के देख लिया और डायग्राम आप लोगों की प्रॉपर बन गई और आपको समझ में आ गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर कभी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो t sin थीटा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा. t डैश cos थीटा वेट को बैलेंस कर रहा, तो t डैश मतलब टेंशन और t मतलब टाइम पीरियड, इसलिए उसको t डैश किया है यहाँ पे. तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का इक्वेशन, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा अपॉन g. दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. सिंपल है, डेरिवेशन देख लो. तो यहाँ sin थीटा की वैल्यू डाला है हमने, sin थीटा इज अपोजिट, ये मत ले लेना, ये कंपोनेंट है, लेंथ लेना है, ये रेडियस और ये हाइपोटेनियस लेंथ है l. तो r अपॉन l लिखा. नोट्स में हमने डायरेक्ट लिखा है इस स्टेप, अगर आप लोगों को लगता होगा तो आप लोग वहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना. ठीक है, क्योंकि वो बताने की जरूरत नहीं है, sin थीटा का पता है कि मैं sin थीटा लिया है और डायरेक्ट आंसर डाल दिया, तो ऐसा कर सकते हैं. पर आप चाहे तो ये स्टेप दिखा सकते हैं कि कैसे कैंसिल हो. तो इसलिए हम डेरिवेशन में पूरा ले रहे हैं, देख लो. ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का बता देना. तो
टाइम पीरियड का इक्वेशन आया तो यहाँ तक करना है। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड, 3 मार्क के लिए आएगा। अब देखो सुबह क्लास में सब बेचने वाले अपने क्लास के टाइम में भाजी, रद्दी, स्वच्छ भारत अभियान, देखो टाइम पीरियड का इक्वेशन ये रहा हमारे पास। हाँ रहा। अब देखो सो फ्रीक्वेंसी का निकालना है तो सिंपल है 1/t, इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट g अपॉन l cos। फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड किसने कुछ भी पूछा तो आप ये नोट में बताना भी जो बता रहा, ठीक है। उन्होंने पूछा फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड काय पे डिपेंड करता, तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो नोट में ना, अगर पूछा तो लिखना फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तुम बोलेंगे अर्थ पे ग्रेविटी नहीं बदलेगी, बराबर नहीं बदलेगी, बट अगर आप माउंटेन पे गए तो g की वैल्यू चेंज होती है, आप मून पे चले गए g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि भाई मून पे ले गए कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा तो बताओ, तो g की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा या फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो एक तो डिपेंड करता है g पे, सेकंड टाइम पीरियड या एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम एंड थर्ड they also depend on angle with the vertical जो बना है उसके ऊपर भी डिपेंड करे, तो थीटा एल और जी ये तो कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी बोलो या टाइम पीरियड बोलो, इन तीनों पे डिपेंड करेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एक और पॉइंट बता दो, देखो नोट में ही है ये, टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करने के लिए आया तो हमारे को फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर फ्रीक्वेंसी का आया तो पहले टाइम पीरियड का करना और ऐसे फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकालना, ठीक है। एक और नोट बता दो, तो याद रखना किसी ने पूछा टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम काय पे डिपेंड करता, तो ये अब हमने वेरिएशन नहीं बताया। देखो अगर किसी ने पूछा तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट n, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g, पर फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट n, तो वो हम टाइम पे देखेंगे। अभी फिलहाल डिपेंड टाइम पे करता सिर्फ उतना पता है, कैसे डिपेंड करता वो नहीं बताया। तो टाइम पीरियड के लिए आया तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर एंगल सेम रखे तो फ्रीक्वेंसी में आया तो n इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट n। इनवर्स वेरिएशन है देखो, तो ये बदल जाएगा, तो ये नहीं पूछा है अभी फिलहाल, तो याद रखो। सेकंड पॉइंट है नोट का सेकंड पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूं सेकंड पॉइंट है नोट का, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 है, मतलब ये हमारा सपोर्ट और स्ट्रिंग ऐसी हो गई ना, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ एंगल 90, अब स्ट्रिंग ऐसे घूमेगी ऐसे, ठीक है ऐसे, देखो यहाँ एंगल थीटा है, इसको 90 तक लेके जाना है, मतलब उसको यहाँ तक लाना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट को, तभी वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनेगा 90। सो दोनों के देखना cos 90 इट इज 0, तो अपॉन में 0 है तो फ्रीक्वेंसी आ गई इंफिनिटी, अपॉन में 0, और यहाँ 0 है मतलब टाइम पीरियड 0, तो टाइम पीरियड 0 और फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी। अब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड इनफाइनाइट, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशन है इम्पॉसिबल, ठीक है, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। नहीं आया इन द ब्लैंक में, तो याद रखना दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो 0 और 90 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता पर 90 नहीं हो सकता, और 0 भी नहीं हो सकता, 0 रहा तो स्ट्रेट आ गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी रहेगा यहाँ से आगे वर्टिकल के साथ एंगल 90 नहीं हो सकता। तो ये जो थीटा है ये हमारा ऐसा रहेगा 90 और 0, इनके बीच में कुछ तो भी रहेगा, ठीक है ना, 0 ना 90, तो ये नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल लिख सकते हैं आप लोग, ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है, टाइम पीरियड कितना है 0।
cos 90 0, तो ये अपॉन में 0 है तो n की वैल्यू इंफिनिटी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो टाइम पीरियड 0, या यहाँ टाइम पीरियड 0 डाल दो तो भी n की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। कंडीशन कैसे भी याद रखेंगे, इक्वेशन पर से या वैसे तो भी चलेंगे। और याद रखना ये पॉसिबल नहीं है, तो थीटा इज 90, यहाँ पे अगर बॉब है और वो ऐसे गोल घूम रहा तो कोनिकल पेंडुलम नहीं है, याद रखो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन है, खाली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, उसको हम कोनिकल पेंडुलम नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, कोनिकल पेंडुलम नहीं रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अलग हो जाएगा। कोनिकल पेंडुलम में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, थीटा 90 फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड इंफिनिटी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाली केस कोनिकल पेंडुलम में पॉसिबल नहीं। ये 2 पॉइंट नोट के याद रखना, नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। तो याद रखना ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी अगर हम ऐसा रखें मतलब हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ये वाली केस में पॉसिबल नहीं है। और एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बोथ डज नॉट डिपेंड ऑन मास, दोनों भी मास पे डिपेंड नहीं करते, इक्वेशन में मास नहीं है और यहाँ पे भी इक्वेशन में मास नहीं है, तो मास ऑफ द बॉब पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो ये याद रखना, क्या पे डिपेंड करते हैं, जी पे, एल पे, थीटा पे, जी पे, एल पे, थीटा पे, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। और याद रखना हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल इन कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोनिकल पेंडुलम कंप्लीट। अभी तक जितने भी एग्जांपल हमने लिए हैं वो सब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ये ऐसे मेरी गो राउंड एग्जांपल। अब हम इसके बाद लेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी ऐसे जायंट व्हील, जायंट व्हील ऐसे घूमता नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, मेरी गो राउंड नीचे ही घूम रहा हॉरिजॉन्टल इसमें ऐसे। तो दोनों में ये फर्क तो है, और क्या फर्क है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक जो हमने लिया है वो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो उस टॉपिक के बाद समझो हमारा सर्कुलर मोशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे चलेंगे इसी चैप्टर के, दैट इज रोटेशनल मोशन। उसमें भी सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है, उसके फॉर्मूले वगैरह डिराइव करने से रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ये ऐसे, ये मेरी गो राउंड, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसमें घूम रहे हैं ऐसे। वर्टिकल में जायंट व्हील, आकाश पांडे जिसको मराठी में बोलते हैं जायंट व्हील, ये ऐसे घूमेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, और हॉरिजॉन्टल पे वो एक ही हाइट पे गोल घूम रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे है, क्या है, वो सब वर्टिकल मोशन में कंटिन्यू करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के बाद हमारा सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो जहां से हमने 11th का छोड़ा था वहीं से हमने 12th का कंटिन्यू किया है। फिर भी मैंने 11th का थोड़ा बेसिक आप लोगों को समझाया है, पर हमने इक्वेशन डिराइव नहीं किए, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी है। कोनिकल पेंडुलम का हमने डिराइव किया था 11th में, अभी फिर से कर लिया क्योंकि अभी फिर से है वो, इसीलिए फिर मैंने पूरा डेरिवेशन आप लोगों को बता दिया। तो इसके बाद वाला हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।